Hello students, welcome in the Megaman tutorial. So students, in the last video हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो इंट्रोडक्शन तो आपको मिल ही गया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है. इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली केमिकल इक्वेशंस के बारे में. केमिकल रिएक्शन तो समझ चुके हैं. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? किसी एक रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना, मतलब केमिकली चेंज हो जाना, ठीक है, मतलब नया प्रोडक्ट बन जाना, वही केमिकल रिएक्शन होती है. बट ये केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, इसको देखते हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशंस, ओके. देखिए, केमिकल इक्वेशंस का मतलब होगा कि अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम अगर सिंबल्स और फॉर्मुलेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही केमिकल इक्वेशन बन जाता है. सो इट इज नथिंग बट इट इज अ मेथड. इट इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट chemical reaction, okay, in terms of symbols and formulas. किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म्स में और फॉर्मुलेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वही केमिकल इक्वेशन है. देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर मैं कोई केमिकल रिएक्शन लिखूं, ठीक है, सिंपल, जैसे मैंने कहा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं. तो ये क्या है? ये एक सिंपल वर्ड इक्वेशन है. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन. ठीक है. तो वर्ड इक्वेशन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना. देखिए, वर्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ये क्या हो गया? वर्ड इक्वेशन. अब इसी के हम फॉर्मूले यूज करेंगे, इसी का सिंबल यूज करेंगे. जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg. ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है? O2. ऑक्सीजन नहीं, O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे. ऑक्सीजन का एलिमेंटरी स्टेट लिखेंगे O2. मैग्नीशियम कैसे एग्जिस्ट करता है? Mg के फॉर्म में. और ऑक्सीजन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? O2 के टर्म्स में. और यहाँ पे जो आपको रिएक्शन मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन. ठीक है. आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन. किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, फॉर्मुलेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, यही क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होती है. ठीक है. अब ये भी दो तरीके की होती है. देखिए, यहां पर केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है. इसको भी मैं यहीं पे आपको बता देता हूं. किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो हम बैलेंस्ड तरीके से लिख सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और दूसरी क्या होगी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. अब ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का आपको काफी हद तक आइडिया होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है. बट आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो केमिकल इक्वेशन जहां पर हम बैलेंसिंग की बात नहीं करते हैं, ठीक है, एकदम बस आपने क्या किया, जो वर्ड इक्वेशन थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली. देखिए, ये मेरे पास क्या था? वर्ड इक्वेशन था. वर्ड इक्वेशन को एज इट इज बिना किसी बैलेंसिंग का ध्यान रखते हुए हमने केमिकल के टर्म्स में, केमिकल सिंबल्स के टर्म्स में या फॉर्मुलेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसे हम केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं. सिंपली लिखेंगे उसे हम बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन. ठीक है. इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन इक्वेशन. तो अगर पूछे कि केमिकल स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंपली हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमने सिंबल्स और इक्वेशन के टर्म्स में, फॉर्मुलेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो जो केमिकल इक्वेशन होगी उसे हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन इक्वेशन. ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। मैं इरेज करने जा रहा हूं। अब हम बात करेंगे
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, देखिए मैं हटाता हूं इसको। देखिए देखिए तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, जरा देखिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? ऐसी केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन और बेटर टू राइट केमिकल इक्वेशन, द केमिकल इक्वेशन, the chemical equation, the chemical equation in which, the chemical equation in which number of atoms, number of atoms of each element, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, of each element, each element का number of atom, मतलब number of atom अगर हम लिखेंगे तो रॉन्ग होगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट। अब क्या मतलब है मैं आपको भी समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। मतलब अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में हर एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हैं तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि N2 प्लस H2, ठीक है, N2H2 मिलकर क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस बनाते हैं, NH3 बनाते हैं। ये बात समझ में आती है आपको? ठीक है, तो यहां पर कितने एलिमेंट यूज हो रहे हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो अगर देखो यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट हैं? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ठीक है ना, 2 इसके 4 टोटल। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 4 ही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये किसको आपको ऐसे बोलना चाहिए? सर ये तो बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी देखो 2 टोटल नंबर यहाँ पे कितने हो गए? 2 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। तो ऐसे तो देखने में बैलेंस लग रहा है, बट इट इज अनबैलेंस इक्वेशन, इट इज अनबैलेंस इक्वेशन। इसे हम बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? स्केलेटन इक्वेशन, क्योंकि हमने यहां पर बैलेंसिंग का ध्यान नहीं रखा है। सिंपल, हमने बस इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, इस केमिकल रिएक्शन को बस सिंबल्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये तो स्केलेटन इक्वेशन हुआ। बैलेंसिंग का क्या मतलब है? यहां पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब यहां पर जितने नाइट्रोजन हैं उतने ही नाइट्रोजन यहां पर होने चाहिए, यहां पर जितने हाइड्रोजन हैं वहां पर उतने ही हाइड्रोजन यहां पर भी होने चाहिए। ठीक है, अब आप चेक करो, यहां 2 नाइट्रोजन है तो क्या यहां 2 नाइट्रोजन है? नहीं, इसका मतलब है ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन को भी चेक कर लो, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर तो 3 हाइड्रोजन है। मतलब हमें हर एलिमेंट को चेक करना है कि हर एलिमेंट के एटम्स बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। वैसे तो मुझे प्रैक्टिस है, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहां पर आप 3 लगा दो, यहां पर आप 2 लगा दो। अब चेक करते हैं जरा। देखिए यहां पर 2 नाइट्रोजन है, N2 लिखा हुआ मतलब 2 नाइट्रोजन के एटम है। यहां पर देखिए इस नाइट्रोजन के पहले 2 लगा हुआ मतलब 2 नाइट्रोजन यहां पर हो गए। हाइड्रोजन चेक करते हैं, H2, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, तो 3 मॉलिक्यूल ले लिए तो कितने हो गए? 6। अब यहाँ पे 5 नहीं काउंट करेंगे, H2 है और 3 ऐसे H2 हैं, मतलब H2 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 कितने हो गए? 2 2 4 2 6। इस तरीके से काउंट करते हैं, समझ में आ गई बात? तो 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर भी देखिए 6 हाइड्रोजन है। अगर मैं यहाँ पर सिंपल ऐसे लिखूँ 1 अमोनिया, तो आप क्या बोलोगे? 1 अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। अब इसी का ट्वाइस कर दो तो कितने हो जाएंगे? 6। मतलब अब ये इक्वेशन जो है ये आपकी इक्वेशन कैसी है? अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आप यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नाउ इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, बैलेंसिंग मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे हम किसी भी इक्वेशन को आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं, इसकी बात होगी डिटेल में होगी। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप समझ चुके हैं। द केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, सिर्फ नंबर ऑफ एटम नहीं, ईच एलिमेंट भी लिखना जरूरी है, शुड बी इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो यहां से अगर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो वहां पे बहुत आसान है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल
तो वो क्या हो जाएगी, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो उसको मैं डिफाइन नहीं कर रहा, आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात रही केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होंगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने ये भी समझ लिया। चलिए, इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर बात करते हैं। हमने ये भी समझ लिया कि हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल वर्ड इक्वेशन में। उसके बाद वर्ड इक्वेशन को अगर हम सिंबल्स के टर्म्स में, फॉर्मूले के टर्म रिप्रेजेंट कर दें, वो क्या बन जाएगा, स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, स्केलेटन इक्वेशन। और उसी को अगर हम बैलेंस कर दें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम में कैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द राइटिंग केमिकल इक्वेशन, मतलब किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्या क्या लिमिटेशंस है, बेटर है कि हम उसे लिमिटेशन बोलें। क्या लिमिटेशन हो सकती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने की, या और हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो पहले यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं हम, हाउ टू मेक a chemical equation more informative, a chemical equation more informative। हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर दें। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, कोई भी एग्जाम्पल ले लिखे, मान लेते हैं मैंने HCl प्लस NaOH लिखा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये एरो का सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि आपका रिएक्टेंट है। एरो का साइन अगर आपने इधर लिखा तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, सिंपली NaCl प्लस H2O। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहाँ पर एसिड बेस न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर, ये वही रिएक्शन है। अब यहाँ पर मैं एक तरीका है कि मैं एकदम सिंपल ऐसे लिख दूँ, आपको क्या पता चल रहा है, HCl सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है, बन रहा है कुछ नहीं पता। बट इसी को मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, जैसे HCl हमें पता है एक्वस फॉर्म में होता है, मतलब पानी में घुला हुआ होता है ना, तो यहाँ पर हम AQ लिख देते हैं। इससे क्या पता चल रहा है AQ लिखने से, कि ये HCl कैसा है, पानी में घुला हुआ है। सेम NaOH की बात करते हैं, ये बेस होता है। ठीक है, तो बेस में अगर हमें इसे इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहें और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे भी AQ लिख सकते हैं। जब ये रिएक्शन होगा तो जो सॉल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि सॉल्ट आपको सॉलिड के फॉर्म में मिलेगा। NaCl तो हमने देखा है व्हाइट कलर का सॉलिड होता है जो हम घर में यूज भी करते हैं, बट यहाँ पर जब ये रिएक्शन कराओगे तो आपको ऐसा कोई सॉलिड नहीं मिलेगा। ये NaCl आपको घुली हुई स्टेट में मिलेगी, मतलब मिक्स स्टेट में मिलेगी। ठीक है, तो इसको भी हम एक्वस लिख सकते हैं क्योंकि ये भी घुला हुआ होगा, और वाटर तो लिक्विड स्टेट में होगा, तो आप इसके नीचे L लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है नीचे, ये क्या है, ये किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने का तरीका होता है। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है रूम टेम्परेचर पर, NaOH है रूम टेम्परेचर पर। जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ पर कुछ हीट भी मिलेगी आपको, तो उस हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस हीट लिख सकते हैं, या कुछ बुक्स में प्लस डेल्टा लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, जो आप चाहे आप डेल्टा लिखो या प्लस हीट लिखो, दोनों का मतलब ये। प्लस एनर्जी भी लिख सकते हैं, हीट क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये तरीके होते हैं। तो कौन कौन से तरीके होते हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए इसको मैं हटाता हूं। देखिए कौन कौन से तरीके होते हैं। तो पहले तुम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो सॉलिड में है या लिक्विड में है, ठीक है, या गैस स्टेट में है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं, जैसे सॉलिड के लिए हम क्या यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे सॉलिड का कोई रिएक्शन लिखना हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा CaCO3, ठीक है। अगर CaCO3 कैसा होता है, सॉलिड होता है, तो मैं इसके नीचे S लिख दूंगा, मतलब ये सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर लिक्विड को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा H2 + O2, ये गैस है और ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा, जो कि कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं,
ठीक है, वो पानी में घुला हुआ है तो अभी बताया हम ए क्यू लिख देते हैं, एक्वस लिख देते हैं। समझ में आ रही बात। जनरली अगर रिएक्शन के बाद कुछ गैस मिलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि हाँ इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट का सिंबल भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा होता है डेल्टा। अगर कहीं से ट्रायंगल छोटा सा बना होता है इसका मतलब होता है हीट, ठीक है। तो अगर हीट हो रहा है, इसको आप हीट करते हो तो यहाँ से क्या बनता है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम बोलते हैं इसे, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। और साथ में यहाँ से CO2 गैस लिबरेट होती है। तो CO2 को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, या तो आप G लिख दो इसके नीचे, मतलब गैस, या फिर इसको हम ऐसे इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो अपवर्ड सिंबल होता है इसका मतलब है वहाँ पे गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, गैस वहाँ से इवैल्यूएट हो रही है, इवॉल्व हो रही है, निकल रही है, ठीक है। तो हम पहले तो फिजिकल स्टेट लिख सकते हैं, इसके अलावा और देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके अलावा। सेकेंड चीज़ हम लिख सकते हैं कंडीशन, हम कंडीशन भी लिख सकते हैं एरो के ऊपर। कंडीशन हमेशा कहाँ लिखी जाती है, एरो के ऊपर लिखी जाती है। कंडीशन एट विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कंडीशन एट विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कौन कौन सी कंडीशन है जिस पे रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए वो कौन से कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर जो आपका रिएक्शन है, रिएक्टेंट है, वो एक्वस फॉर्म में है, वो डाइल्यूट फॉर्म में है। डाइल्यूट समझते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर वाटर मिला दें जैसे एसिड में तो वो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड हो जाएगा, ठीक है। कंसनट्रेटेड स्टेट में है, कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वाटर नहीं, वाटर कम होना चाहिए वहाँ पर। कंसनट्रेटेड मतलब जिस चीज़ को आप ले रहे हो उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। तो डाइल्यूट का मतलब वाटर ज़्यादा, और अगर वाटर को कम कर दें, वाटर की क्वांटिटी, तो वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, वहाँ H2SO4 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, वाटर की कम होगी। सो डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड, ठीक है। इस तरीके से हम और क्या बता सकते हैं, जैसे वहाँ पर गैस का फॉर्मेशन हो रहा हो तो ऐसे लिख दिया, ठीक है, ये गैस को रिप्रेजेंट करता है। या अच्छा यहाँ पे तो रिएक्शन उसकी बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन जैसे मान लीजिए, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसे मान लीजिए NaCl, ठीक है, या ऐसे लिखते हैं AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, AgCl प्लस NaNO3, यहाँ से बनेगा, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बनेगा आपका AgCl प्लस NaNO3। देखिए जो AgNO3 होता है वो बिल्कुल क्लियर लिक्विड होता है, मतलब एक्वस फॉर्म में होता है। NaCl भी एक्वस फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये AgCl बनता है, ये वाइट PPT बनता है। देखिए कैसे, क्या मतलब है इसका, मैं जरा समझा दूं आपको थोड़ा सा। वाइट PPT, और इसको रिप्रेजेंट करने का, वाइट PPT को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वाइट तो एक कलर है, PPT को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इस सिंबल को हम डाउनवर्ड लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट होता है PPT का, ठीक है। और NaNO3 कैसा होता है, घुला हुआ होता है, तो इसको हम एक्वस लिख देते हैं, एक्वस, पानी में घुला हुआ है, ठीक है। तो देखिए जरा PPT का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है, इसमें मैंने भरा हुआ है क्या, AgNO3। दूसरी टेस्ट ट्यूब है, इसमें मैंने भरा हुआ है NaCl, यहाँ पे क्या है AgCl, और यहाँ पे क्या है NaNO3, ठीक है, ये पूरा घुला हुआ है। इन दोनों को मैंने एक में मिक्स किया तो क्या होगा, अब जो नई टेस्ट ट्यूब आएगी, देखिए ये, ठीक है, मान लेते हैं इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और दोनों को इसमें डाल दिया ऐसे। तो यहाँ पर जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ऊपर तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, नीचे आपको कुछ ऐसे जमा हुआ मिलेगा वाइट कलर का, ये वही है, ये AgCl वही है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ये देखिए डाउनवर्ड है, मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड बॉटम में जाके इसके इकट्ठा हो गया। समझ रहे हैं आप बात। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट आप लिखना चाहो तो एक और लिख लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो थर्ड, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, इसको मैं हटाता हूँ। देखिए एक और तरीका है जिसको आप लिख सकते हो, जिसको आप मेंशन कर सकते हो, एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज मतलब वहां पर एनर्जी चेंज हो रहा है, हो सकता है वहां पे हीट का फॉर्मेशन हो रहा हो सकता है वहां पे हीट देनी पड़ रही हो, ठीक है। तो मतलब एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, या तो एंडोथर्मिक होगा। अब एंडोथर्मिक का ये मतलब नहीं कि सिर्फ हीट की बात हो रही हो,
वहाँ हो सकता है लाइट की ज़रूरत पड़े, लाइट देनी पड़े उसे, तब जाके रिएक्शन तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या हो सकता है वो एक्सोथर्मिक हो सकता है रिएक्शन के बाद कुछ लाइट मिले, कुछ साउंड मिले, कोई भी एनर्जी मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी चेंज की बात हो रही है, सिर्फ हीट की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर चाहे हीट की बात हो, यहाँ पर लाइट की बात हो, तो लाइट को कैसे देखो, हीट को तो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चाहे अगर देनी पड़ रही हो तो एरो के ऊपर लिख देते हैं, और अगर निकल रही हो तो प्रोडक्ट के साइड लिख देते हैं। अगर हीट लाइट की बात करें तो लाइट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है एच न्यू, ऐसे लिख देते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन के ऊपर एच न्यू लिखा हो मतलब लाइट की बात हो रही है। बाकी साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, रेयर रिएक्शंस होती हैं जहां पर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। आपके एग्जाम में आएगा, आप इतने पॉइंट लिख दोगे आपके लिए सफिशिएंट होंगे, ओके। तो ये तो तरीका हो गया किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे हम इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के क्या फायदे होते हैं, मतलब क्या एडवांटेज होते हैं। केमिकल इक्वेशन तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बट बैलेंस का क्या फायदा होता है, देखिए इसको मैं हटा देता हूं फिर बताता हूं आपको। देखिए जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर उसका क्या एडवांटेज है, हम क्यों बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, ठीक है, और मेजर फायदे होते हैं, और छोटे छोटे तो फायदे होते हैं, बट हम मेजर फायदों की बात करें, मेजर एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। तो यहां पे मैं हेडिंग लिखता हूं पहले, एडवांटेज ऑफ राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने के क्या क्या फायदे हैं, एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए पहले तो आपको यह पता चलता है, देखिए पहला फायदा, फर्स्ट एडवांटेज, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हमको यह पता चलता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में बोलता हूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के, और कितने एटम या मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहां पे वही पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज यूजफुल और इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई, इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई हाउ मैनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, एटम्स के टर्म्स से समझे या मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में समझे। इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूमिंग, ओके, और ऐसे लिख सकते हैं आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, and how many atoms or molecules are being formed after the reaction, ठीक है, after the reaction, ठीक है। तो मतलब बहुत सिंपल है, इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर बीइंग फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, और आफ्टर द रिएक्शन कितने एग्जैक्टली एटम्स और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे H2 + N2, अगर मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख दूं तो आप कभी भी जज नहीं कर पाएंगे कि कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है H2 के, कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है N2 के, और कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। बट अगर मैं इसी को बैलेंस करके लिख दूं, कैसे लिख सकते हैं बैलेंस करके, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे रहने देते हैं, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है, 2NH3, यहाँ पे 3 लगा दिया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के चाहिए होंगे, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन की चाहिए होगा, तब जाके आपको 2 मोल अमोनिया के, या 2 मॉलिक्यूल, मैं मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात करता हूँ, मोल के टर्म्स में बात नहीं करता, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, जब ये दोनों मिलेंगे तब कहीं 2 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे अमोनिया के। तो ये एस्टिमेशन के काम में आता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में हमें कितना हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, कितने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है।
और कितने अमोनिया में बनेंगे, कितने मोल बनेंगे, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेशन आप पढ़ेंगे क्लास 11th में जाके, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा जहां पर आप यही एस्टिमेशन करेंगे, इसी चीज के ऊपर कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट ये है कि हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हमने क्लास 9th पढ़ा है, वहां पर यह बताया जाता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, यही पढ़ा था। तो अगर हम मान लेते इसी इक्वेशन को, मैं बैलेंस करके नहीं लिखता, मैं ऐसे लिख देता हूं विदाउट बैलेंस, स्केलेटन इक्वेशन लिख देता हूं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आपको क्लास 9 में आपको सिखाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 2 ग्राम, अगर ग्राम के टर्म से बात करें। अमोनिया का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। तो देखो अगर आप ऐसे सोचो तो यहाँ पे 30 ग्राम हो गया टोटल, नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 2 है तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है आप देखो, नाइट्रोजन का 14 + 3 17 ग्राम। तो अगर हम बिना बैलेंस करके लिखते हैं तो आप देखो यहाँ 30 ग्राम कंज्यूम हो रहा है और यहाँ 17 ग्राम मिल रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है। हमें प्रैक्टिकली पता है क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया और हो गया, ये चीज़ तो प्रैक्टिकली होती है। हमने जब प्रैक्टिकली किया तो जितना हमें अमोनिया डाला था, मतलब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन डाला था, और उसी के वेट के अकॉर्डिंग हमें अमोनिया मिल रहा है, लेकिन इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये चीज़ प्रूव नहीं हो पा रही है। इस वजह से भी हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे 3 लिख दूँ, यहाँ पर 2 लिख दूँ, अब ये बैलेंस हो गई, पक्की बात है बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे चेक करते, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 28 ही कैलकुलेट किया था ना, हाँ 28 ग्राम, कितना हो जाएगा 34 ग्राम। यहाँ चेक करते हैं, देखिए 2 × 17 और 17 2 कितना होता है 34 ग्राम। अब आप बता सकते हो कि यस, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो एग्जैक्टली होल्ड कर रहा है। ये कब बता पाए हम, जब हमने बैलेंस किया। तो आप समझ रहे हैं कि बैलेंस करना कितना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसको पहले हटाता हूं, फिर मैं ये पॉइंट मेंशन करता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ, इन ऑर्डर टू होल्ड, ऐसे लिख लेते हैं, इन ऑर्डर टू होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, a chemical equation need to be balanced, ओके। तो ये दोनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने लिख लिया एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब लास्ट हमारा टॉपिक बचा हुआ है कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं या बेटर है, इसको हम बोले लिमिटेशन क्या है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के। केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए तो अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब यहां पर बैलेंस और अनबैलेंस की बात नहीं हो रही है, ये ओवरऑल इक्वेशन की बात हो रही है। किसी भी केमिकल इक्वेशन चाहे वो बैलेंस हो या अनबैलेंस हो, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें केमिकल इक्वेशन से नहीं पता चल सकी। जैसे देखिए फर्स्ट यहां पे पॉइंट हो सकता है, जैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर हम लिख दें, सिर्फ लिख दें, क्या वो चीज़ प्रैक्टिकली हो, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। जो चीज़ प्रैक्टिकली होती है हम उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा आपको Zn + CuSO4, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ये एक्वस होता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो जैसे इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम जिंक डालते हैं तो यहाँ पे ये रिएक्शन होता है, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो यहाँ पे बन जाता है ZnSO4, ठीक है। ये जिंक क्या होता है, कॉपर का प्लेस ले लेता है और कॉपर यहाँ से हट जाता है और कॉपर यहाँ पे अलग से फॉर्म हो जाता है सॉलिड स्टेट में, और ये कैसा हो जाता है एक्वस फॉर्म में। ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता भी है, प्रैक्टिकली होता है, तो हम इसे इक्वेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर इसी का उल्टा लिख दूं, जैसे अगर कॉपर
जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाए, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो लिखने को तो हम इसी तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं CuSO4 प्लस जिंक, ये एक्वस और ये सॉलिड, बट एक्चुअली में रिएक्शन होता ही नहीं है। आप अगर ये करोगे तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है, तो वो तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा और आपने सिंपल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, बट ये चीज़ प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है। सो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख दें और वो चीज़ प्रैक्टिकली हो, ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ होती है उसको हम केमिकल टर्म्स में, केमिकल सिंबल्स के टर्म्स में या केमिकल इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी ये केमिस्ट्री का वर्ड है, फिजिबिलिटी। अभी मैं बताता हूं क्या मतलब है इसका। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, दैट इज, क्या मतलब है, द रिएक्शन विल अकर और नॉट, द रिएक्शन विल टेक प्लेस, बेटर है, अच्छा वर्ड यूज करते हैं, द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट, मतलब वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम कोई रिएक्शन इक्वेशन लिख देते हैं, वो चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, ये गारंटी नहीं है। तो फिजिबिलिटी का मतलब है कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, फिजिबल का मतलब वो चीज़ अकर होगी या नहीं होगी, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आप उसको मेंशन कर सकते हो। देखिए सेकंड क्या हो सकता है, ये किसी भी कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने से हमें उसका रेट नहीं पता चल सकता। रेट से क्या मतलब है, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जो 1 सेकंड में परफॉर्म हो जाती हैं, सेकंड से परफॉर्म हो जाती हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी हैं जो जिनको हो सकता है कि 10 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए। कुछ ऐसी भी केमिकल रिएक्शन है जिनको तो सालों लग सकते हैं, जैसे कि रस्टिंग। सो इट डज नॉट, लिख लेते हैं, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, कितना टाइम लगने वाला है रिएक्शन को। आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के, जैसे मैंने अब ये लिखा कि N2 + H2, यही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर NH3 बन गया था, तो ये कितनी देर में हो रहा, क्या आप इस केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हो? बिल्कुल नहीं बता सकते, ठीक है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को देख के हम रेट मतलब कितनी देर में वो इक्वेशन होगी, रिएक्शन कंप्लीट होगी, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जो एसिड बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, एसिड बेस्ड रिएक्शन हो गई, कोई आपका एसिड बेस हो गया, या कोई प्रेसिपिटेशन वाला रिएक्शन हो गया जहाँ एनर्जी का चेंज होगा, वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। जैसे एसिड बेस्ड रिएक्शन वेरी फास्ट, ये रिएक्शन कैसी होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं, सेकेंड्स में हो जाती हैं। और जैसे मान लीजिए आपके पास रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी भी पढ़ा आपने, या इसके अलावा, अच्छा रेंसिडिटी अभी नहीं पढ़ा, वो आगे आएगा, कोई बात नहीं। रस्टिंग पढ़ी होगी आपने, कोरोजन पढ़ा होगा, जैसे कोरोजन या रस्टिंग, कोरोजन हो गया या रस्टिंग हो गई, ये बहुत स्लो प्रोसेस होते हैं, वेरी स्लो, ठीक है, वेरी स्लो। तो इनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं पता चल सकता कि कितनी देर में होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। और हमारी स्क्रीन पर जो आपको नंबर दे रखे हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।